हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे CIS। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, एप्लीकेबल है CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए। हम इसको फटाफट रिवाइज़ करके ख़त्म कर देंगे ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आप इसको फटाफट रिवाइज़ कर पाओ। उस तरीके से वीडियो को डेवलप किया गया है। सो वी आर मूविंग अहेड विद द चैप्टर 6 ऑफ SLCM, दैट इज़ CIS, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। ऑल राइट, सो व्हाट इज़ बेसिकली कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम? तो डेफिनेशन जो है सेबी एक्ट 1992 के हिसाब से वो बोल रहा है कि CIS मतलब कोई भी स्कीम या फिर अरेंजमेंट विच सेटिस्फाई द कंडीशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 11AA। इसका मतलब ये है कि वो बोल रहे हैं कि CIS क्या है। तो ये बोल रहा है कि CIS मतलब कोई भी ऐसी स्कीम जो सेटिस्फाई कर दिए कंडीशन जो स्पेसिफाई किया गया है इन सेक्शन 11AA। 11AA1 बोल रहा है कि एनी स्कीम या फिर अरेंजमेंट सेटिस्फाई द कंडीशन रेफर्ड टू इन सेक्शन 11AA2 और 11AA2A शेल बी ए CIS। तो ये लोग कैसे गुगली कर रहे हैं, आई विल जस्ट इन्फॉर्म यू दैट। डेफिनेशन में सेबी एक्ट 1992 क्या बोल रहा है कि CIS मतलब क्या होता है। सेबी को हम सभी को पूछे CIS क्या होता है। सभी बोल रहे हैं CIS मतलब कोई भी अरेंजमेंट, कोई भी स्कीम जो कंडीशन स्पेसिफाई किया गया कर रहा है, जो दिया है इन सेक्शन 11AA। विल मूव अहेड विथ 11AA लेटर, बट वी विल जस्ट सी कि ये क्या बोल रहा है। जब हम 11AA के पास गए तो 11AA1 बोल रहा है कि ठीक है भाई, एनी स्कीम या फिर अरेंजमेंट विच सेटिस्फाई द कंडीशन रिफर्ड टू इन 11AA2 और 11AA2A। मतलब कोई भी ऐसा स्कीम या अरेंजमेंट जो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन जो जहाँ कहाँ पे दिया गया है 11AA2 या फिर 11AA2A शेल बी ए CIS। However, any pooling of funds under any scheme or arrangement which is not registered with SEBI or is not covered under 11AA3 involving a corpus amount of 100 crore or more shall be deemed to be a CIS। देखो इसमें तीन लाइन दी गई है जो बोल रहा है कि ये CIS है। सुनो ये CIS है। सबसे पहला वाला क्या बोल रहा है कि CIS मतलब एनी स्कीम और अरेंजमेंट विच सेटिस्फाई द कंडीशन गिवन इन दियर। ये बोल रहा है कि 11AA1 बोल रहा है कि 11AA2 और 11AA2A कर लिया तो वो CIS है। अभी जो तीसरा वाला ये बोल रहा है हाउएवर एनी पूलिंग ऑफ फंड मतलब कोई भी पूलिंग ऑफ फंड या फिर स्कीम या फिर अरेंजमेंट जो रजिस्टर्ड नहीं है सेबी के साथ। बेसिकली CIS को रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, लेकिन बोला रजिस्टर्ड नहीं है तभी भी चलेगा। इज नॉट कवर्ड अंडर 11AA3। 11AA3 इज एक्सेप्शन। वी विल मूव अहेड लेटर ऑन विद दैट। तो 11AA3 क्या होता है कि CIS हाउएवर डज नॉट इंक्लूड स्कीम और मतलब ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो CIS के अंदर इंक्लूड नहीं होती है, दैट इज़ 11AA3। तो ये बोल रहे हैं कि कोई भी पुलिंग ऑफ फंड जो सेबी पे रजिस्टर्ड नहीं है सेबी के साथ और 11AA3 में भी कवर्ड नहीं है, हाउएवर इन्वॉल्विंग अ कॉर्पस अमाउंट ऑफ 100 crore मोर शेल बी डीम टू बी ए CIS। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, एक कंपनी है लेट्स से व्हाटएवर ABC लिमिटेड और व्हाटएवर, अब उसका जो कॉर्पस है वो 100 करोड़ नहीं है, 99 करोड़ है। ठीक है, 99 करोड़ है। सेबी में रजिस्टर्ड भी नहीं है और 11AA3 में भी कवर्ड नहीं है, विच इज़ हियर। ये 11AA3 है जो बोलता है कि CIS हाउएवर डज नॉट इंक्लूड एनी स्कीम और अरेंजमेंट। यहाँ पे चीज़ें है। तो मुझे एक बात बताओ, तो चलेगा क्या? विल दैट बी CIS? तो दैट विल नॉट बी CIS बिकॉज यहाँ पे लिमिट दी गई अमाउंट ऑफ 100 करोड़, तो 100 करोड़ ही होना चाहिए। सो नाउ वी विल मूव अहेड विद our definition, that is 11AA। we'll now move ahead with our definition. All right, so what does it say? Just look forward for that. Collective investment scheme definition of CIS, section 11AA of SEBI Act 1992। CIS has been defined to mean any scheme or arrangement made or offered by any company under which, मतलब बोला कोई भी स्कीम और अरेंजमेंट, लेकिन ऑफर किसने किया है? कंपनी ने किया है। under which the contribution or payment made by the investor by whatever name called are pooled and utilized solely for the purpose of the scheme or arrangement। मतलब जो भी कंट्रीब्यूशन है, जो भी पेमेंट है जो इन्वेस्टर्स ने किया है, कोई भी नाम से किया हो, मतलब ज़रूरी नहीं कि डिफाइंड हो। बेसिकली बोल रहा है कि कोई भी कंट्रीब्यूशन, कोई भी पेमेंट जो इन्वेस्टर कर रहा है, अगर वो यूटिलाइज कर रहा है सोली फॉर द पर्पस ऑफ स्कीम और अरेंजमेंट, मतलब आपने अपनी कंपनी ABC लिमिटेड वो स्कीम और अरेंजमेंट में इन्वेस्ट करिए। लेट्स से एक्स स्कीम और अरेंजमेंट है, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक्स स्कीम और अरेंजमेंट के लिए कर रहे हो ना तो चलेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फिर भाई म्यूचुअल फंड ले लेना, फिर CIS में क्यों आ रहा है?
सो दैट इज द डिफरेंस। तो मतलब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट मेड बाय द इन्वेस्टर वॉट एवर नेम कॉल डिफाइन नहीं है, सोनली यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ स्कीम और अरेंजमेंट। सेकेंड बोल रहा है कि द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट आर मेड टू सच स्कीम और अरेंजमेंट बाय द इन्वेस्टर विद अ व्यू टू रिसीव प्रॉफिट, इनकम, प्रोड्यूस और प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल फ्रॉम सच स्कीम और अरेंजमेंट। मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपसे वैसे इन्वेस्ट कर रहे हो क्या, ठीक है इन्वेस्ट कर दिया, मेरा भी इन्वेस्टमेंट हो गया, वाह वाह वाह, डोंट यू वांट प्रॉफिट, ऑफ कोर्स यू वांट प्रॉफिट। तो द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट आर मेड टू सच स्कीम और अरेंजमेंट बाय द विद अ व्यू टू गेट द रिटर्न, राइट। मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप इसलिए तो करोगे नहीं कि भाई मैंने कर दिया, यू हैव मतलब यू वुड बी हैविंग इन माइंड कि मुझे प्रॉफिट चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी कुछ भी। मतलब इसमें देखो क्या आ गया, आई पिन हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं P3 बोल सकते हैं, प्रॉफिट IP, इनकम, प्रॉफिट, प्रॉपर्टी, प्रोड्यूस और प्रॉपर्टी। तो ये तीन यू कैन कीप द शॉर्टकट ऑफ दिस, वी कैन राइट इट ओवर हियर। ठीक है, द प्रॉपर्टी कॉन्ट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ स्कीम और अरेंजमेंट वेदर आइडेंटिफेबल और नॉट इज मैनेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर। मतलब अब ये क्या बोल रहा है कि द प्रॉपर्टी या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट इन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ स्कीम और अरेंजमेंट वेदर मतलब आइडेंटिफेबल हो, ये ज़रूरी नहीं है। मतलब कि अभी इसमें क्या हम ले सकते हैं कि लेट्स से एक इन्वेस्टर है सिंगो ने इन्वेस्ट कर दिया है स्कीम और अरेंज ABC लिमिटेड के। अब ऑब्वियसली उसको थोड़ी आइडिया है कि उसने लेट्स से 1000 इन्वेस्टमेंट करके रखी है, तो उसको थोड़ी आइडिया रहेगा कि मेरा जो स्कीम और अरेंजमेंट है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करा है, क्या है एग्जैक्टली, उसको याद भी नहीं होगा। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑन द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टर टू रिमेंबर दी स्कीम और अरेंजमेंट, और इट्स ओके इफ इट इज़ नॉट आइडेंटिफेबल, इट विल बी डीम्ड एज दैट इट इज़ बीइंग मैनेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर। The investor do not have any day-to-day control over the management and operation of the scheme or arrangement. Of course, investors का कोई day-to-day control नहीं होगा, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे कोई day-to-day control नहीं होगा कि हाँ भाई बताओ मेरा क्या हिसाब है, तो ऐसा नहीं होता है। CIS में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। So this is what is 11AA2। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, 11AA1 बोल रहा है कि एनी स्कीम और अरेंजमेंट सेटिस्फाई द कंडीशन रिफर्ड टू इन 11AA2 और 11AA2A शेल बी अ CIS। तो 11AA2 में जो भी कवर्ड हो रहा है वो CIS होगा। 4 कंडीशन बताया कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट मेड बाय इन्वेस्टर्स बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड सोनली यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ स्कीम और अरेंजमेंट। सेकंड बोल रहा है कि विद अ व्यू टू रिसीव प्रॉफिट। थर्ड बोल रहा है कि आइडेंटिफेबल नहीं होगा, चलेगा। फोर्थ बोल रहा है कि इन्वेस्टर्स का कोई भी डे टू डे कंट्रोल यहाँ पे नहीं है। ऑलराइट, सो नाउ अब हम लोग 11(2)AA के साथ चलेंगे। 11(2)AA क्या बोल रहा है कि फर्दर CIS ऑल्सो मीन्स एनी स्कीम और अरेंजमेंट मेड और ऑफर्ड बाय एनी पर्सन सेटिस्फाइंग द कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन अकॉर्डिंग विद द रेगुलेशन अंडर SEBI एक्ट 1992। बेसिकली यहाँ पे 11AA2 बोल रहा था कि CIS स्कीम मेड और ऑफर्ड बाय द कंपनी, यहाँ पे सब सेम है, मेड और ऑफर्ड बाय एनी पर्सन, मतलब कोई और पर्सन भी देगा ना तो भी वो CIS के अंदर काउंट होगा। यहाँ पे 11AA3 का जिक्र हुआ था जहाँ पे वो 100 करोड़ वाली बात हुई थी कि एनी पूलिंग ऑफ फंड अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड विद SEBI। इसमें क्या बोला था हमने कि कोई भी पूलिंग ऑफ फंड्स है अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट बट वो SEBI के साथ रजिस्टर्ड नहीं, और सेक्शन 11AA3 विच इज़ एन एक्सेप्शन टू CIS उसमें भी कवर्ड नहीं है, और 100 करोड़ का कॉर्पस है तो उसको CIS मानेंगे। अब 11AA3 क्या है, हम उसकी तरफ चलेंगे। 11AA3 क्या बोल रहा है कि CIS हावेवर डज नॉट इंक्लूड एनी स्कीम और अरेंजमेंट। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये भी शॉर्टकट में दिया है, CIS में क्या एक्सक्लूड है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो मेड ऑफर्ड बाय कोई स्कीम अरेंजमेंट किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने निकाला है, अंडर विच डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड, कोई NBFC है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करिए, दैट विल नॉट बी अ CIS, क्योंकि NBFC का तो काम ही है ना डिपॉजिट लेना देना जो भी है। बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है भाई, प्रोवाइडिंग फॉर एनी बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, मतलब इसमें ये आएगा कि आपका जो भी प्रॉपर्टी आप उसको इंश्योर करवा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप CIS हो, उसके लिए आपको बाकी कंडीशन भी फुलफिल करना है। प्रोवाइडिंग फॉर एनी स्कीम, पेंशन स्कीम फॉर द इंश्योरेंस स्कीम फ्रेम अंडर द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस,
आप इसमें आ रहे हो, PFRDA, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? प्रोवाइडिंग फॉर एनी स्कीम, पेंशन स्कीम, कोई पेंशन स्कीम है, आप इंश्योरेंस स्कीम दे रहे हो, आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में मिससेलेंस प्रोविजन दे रहे हो, तो आप नहीं CIS में आओगे, क्योंकि इफ़ यू सी तो पेंशन स्कीम गवर्नमेंट का है, इंश्योरेंस स्कीम भी होली ओन बाय गवर्नमेंट ही है अभी तक, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिससेलेंस प्रोविजन एक्ट भी गवर्नमेंट का है, तो आप इस स्कीम के अंडर आ रहे हो, तो आप CIS नहीं हो। अंडर विच डिपॉजिट्स, ऑफ कोर्स डिपॉजिट हमने पढ़ा है सबने कंपनी लॉ में, 73 to 76 ऑफ कंपनीज एक्ट, डिपॉजिट्स। अगर आप डिपॉजिट ही कर रहे हो तो आप CIS में कैसे आओगे? उसके लिए तो अलग से रेगुलेटर बनाया है ना। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए कोई रेगुलेटर नहीं बनाया था, लेकिन पहले 97 में इसके बारे में सोचा था बनाने के लिए रेगुलेटर। 1999 में वो आया भी, लेकिन उसके पहले कोई रेगुलेटर नहीं था। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 तो पहले से ही चला आ रहा है, तो 73 एंड 76 जो डिपॉजिट वाली चीज़ है वो तो पहले से ही है ना, उसके लिए कोई रेगुलेटर था तो वो CIS में कैसे आएगी? अंडर विच डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड बाय कंपनी डिक्लेयर्ड एज निधि और एज अ म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी अंडर द कंपनीज एक्ट 13। निधि कंपनी का भी के लिए भी अलग से रेगुलेटर है, तो आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की CIS बनाने की। फॉलोइंग विद इन द मीनिंग ऑफ चीट कंपनीज, निधि कंपनी हो गई, चीट कंपनी हो गई अंडर चीट फंड एक्ट, तो ये इसके लिए पहले से ही रेगुलेटर है। इफ़ यू सी चीट फंड एक्ट 1982, तो इसके लिए ज़रूरत नहीं है। 2 पॉइंट और है जो मैंने दिखाया है। कंट्रीब्यूशन मेड आर इन द नेचर ऑफ सब्सक्रिप्शन टू म्यूचुअल फंड। अगर म्यूचुअल फंड को ही सब्सक्राइब करना है तो आप CIS में क्यों जा रहे हो? आप म्यूचुअल फंड में ही चले जाओ। तो कोई कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, तो दैट विल नॉट बी अ CIS। सच अदर स्कीम, जो सेबी बोलेगा, CG बोलेगा, सेबी को नोटिफाई करेगा, तो सच अदर स्कीम विच द CG में इन कंसल्टेशन विद सेबी नोटिफाई shall not be a CIS। मतलब ऐसी कोई भी स्कीम जो सेबी बोल रहा है तो shall not be a CIS। if we conclude that, तो ये क्या बोला है? सेक्शन 11A ऑफ सेबी एक्ट, ये 1133 बोल रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आएगी, NBFC नहीं आएगी, इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड, निधि कंपनी, पब्लिक डिपॉजिट एंड चीट कंपनीज, ये लोग नहीं आएंगे। इसका एक शॉर्टकट भी बना दिया था, C2 एंड C पिन। तो C पिन इज व्हाट, लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन चीट कंपनीज, पिन में आ गया आपका पब्लिक डिपॉजिट, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, एन में आ गया NBFC एंड निधि कंपनी। ऑलराइट, so now we would move ahead with the another question, and this is very important one as well। इसमें बुक में दिया हुआ है सेबी रेगुलेशन रिगार्डिंग CIS, बट इस क्वेश्चन का रियल नेम है की एस्पेक्ट फॉर लॉन्चिंग CIS। मतलब क्या ऐसे चीज़ें जो हमको ध्यान में रखनी वाइल लॉन्चिंग CIS। आप CIS को लॉन्च कर रहे हो, आप कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को लॉन्च कर रहे हो, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है? तो पहला बोल रहा है कि CIS कैन बी फ्लोटेड ओनली बाय अ पब्लिक कंपनी। ऑफकोर्स CIS को प्राइवेट कंपनी नहीं चला सकते, पब्लिक कंपनी में फ्लोट होना चाहिए, दैट टू लिस्टेड होना चाहिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अंडर द कंपनीज एक्ट 13 कंपनीज फ्लोटिंग CIS हैव टू सीक रजिस्ट्रेशन, ठीक है, समझ गया। At the time of application should have a minimum net worth of 3 crores that shall have to be increased rupees 5 crores, जब भी सेबी बोलेगा। तो जब आप एप्लीकेशन दे रहे हो CIS के लिए, तो यू हैव टू बी हैविंग 3 crores इन योर हैंड, बिकॉज आपका वो जो है वो नेटवर्थ होना चाहिए, थे इन हैंड नहीं, नेटवर्थ आपका 3 करोड़ का होना चाहिए, तब आप CIS को एप्लीकेबल होगे खरीदने के लिए, मतलब लॉन्च करने के लिए। Each scheme shall have to obtain credit rating from a recognized credit rating agency। Of course, जितनी स्कीम आप लॉन्च कर रहे हो, पहले तो आपका रिस्ट्रिक्शन होता है, आई थिंक 5 स्कीम्स होता है, नॉट श्योर अबाउट दैट, सो यू कैन सर्च इट ऑन गूगल। बट वो बोला जितने भी स्कीम है ना आपके, आपको क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा, लाइक क्रिसिल, लाइक्रा, केयर, ये सब हो गया, तो यहाँ से आपको लेना पड़ेगा। स्कीम्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम गारंटिंग अश्योर्ड रिटर्न्स। आप कस्टमर को नहीं बोल सकते हो कि भाई इतना तो मिलना ही है, कर ले इन्वेस्ट, इतना तो मिलेगा ही, नहीं बोल सकते हो। CIS है आपके लॉन्च, आप CIS को लॉन्च करा, बोल रहे मैं तो गारंटीड दूंगा तेरे को, इतना नहीं दे सकते हो। आप दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो वो तो बात की बात है, आप बोल ही नहीं सकते हो कि मैं गारंटीड इतना अश्योर्ड रिटर्न आपको देने वाला हूँ। एडवर्टाइजमेंट कोड इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी स्कीम शैल हैव टू कन्फर्म टू सेबी। सेबी का एक एडवर्टाइजमेंट कोड है जिसमें मेंशन है कि सेलिब्रिटी जो है वो नहीं एडवर्टाइज कर सकती है फॉर म्यूचुअल फंड एंड ऑल, तो आई थिंक सेम गोज विद द CIS। No scheme shall be kept open for subscription for a period of more than 90 days। Scheme shall always be closed ended in nature।
अच्छा, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ओपन एंडेड स्कीम एंड क्लोज एंडेड स्कीम। तो क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है, जिसको आप मेचोरिटी पे ही आप मतलब आपने एक बार खरीद लिया ना, अब आप बार बार नहीं झांक सकते कि मेरे को तो बेचना है, मेरे को तो करना है। आप रिडेम्पशन पे कर सकते हो, तो आप सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकते हो। दैट इज क्लोज एंडेड इन नेचर, इट इज़ मोस्टली लिक्विड। बट ओपन एंडेड जो होता है उसमें क्या होता है कि आप कभी भी आ रहे हो मुंह उठा के, कभी भी जा रहे हो, एनएवी की रेट पे आप रिडीम भी कर सकते हो। तो वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद लिखा है यूनिट्स इशूड अंडर सी आई एस आर टू बी कंपेरिट कंपल्सरी लिस्टेड, जो हम लोग ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। द ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम शेल बी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years। एटलीस्ट स्कीम आप बोल ही नहीं सकते हो कि मैं 2 साल के लिए कोई स्कीम बना रहा हूँ। इट हैज़ टू बी 3 years कंपल्सरीली। यहाँ पे बोल रहा था कि मोर देन पीरियड ऑफ 90 days, जो सब्सक्रिप्शन वाला चीज़ था कि आपने शेयर सब्सक्राइब करने के लिए रख दिया, आप बोलो ठीक है 90 days के ऊपर आके आप लेके जाओ, नहीं चलेगा। 90 days के ऊपर नहीं चलेगा, नहीं दे सकते हो आप, सीआईएस में लॉन्च ही नहीं कर सकते हो। उसके बाद लिखा है द ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम 3 years होना चाहिए कम से कम। सब्सक्रिप्शन पीरियड, नो सीआईएस शेल बी ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 days, इट शेल बी क्लोज एंडेड इन नेचर। तो ऑफकोर्स वही वाली बात है कि 90 days से ज़्यादा आप सब्सक्राइब के लिए नहीं रख सकते हो। इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, इसके टोटल 3 to 4 पार्ट जाएंगे। इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो। मैं एक बार ये पेज जो है, इफ़ यू वांट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको कुछ भी चीज़ें नहीं दिख रही है, नहीं समझ में आ रही है तो। ऑलराइट, सो वी आर डन with the part 1. Thank you guys.